अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर चौधरी और आप देख रहे हैं MCAS Mass Solution. MCAS Mass Solution is a domain of chemistry. Here, our training program will clear your concepts from beginners to expert level. It means MCAS Mass Solution का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है. चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक. अब बात करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया. मतलब कि अब हमने यूरिया बनाना है. यूरिया से तो आप सभी वाकिफ हैं. ये जितने भी एग्रीकल्चरल फील्ड है वहाँ पे यूरिया इस्तेमाल की जा रही होती है एज अ फर्टिलाइजर. लेकिन यूरिया और भी बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल. और उसके अलावा हम जानवरों के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर सम न्यूट्रिएंट पर्पस. सो यहाँ पे बात कर रहे हैं यूरिया के लिए. यूरिया को मैन्युफैक्चर करना है. अब देखिए हमने इनिशियली बात कर ली यूरिया बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रोडक्ट है फॉर द डिफरेंट पर्पसेस के लिए. एज अ फर्टिलाइजर एक्ट कर रही है, एज अ न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट एक्ट कर रही है फॉर द एनिमल्स. और उसके अलावा हम बात कर रहे हैं बहुत सारे और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल की जा रही होती है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि यूरिया है क्या. यूरिया इज अ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर. मतलब हम बहुत ही ज्यादा सिंपल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं तो हम कह सकते हैं कोई फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन एलिमेंट पाए जा रहे होते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, उसे यूरिया कहते हैं. सो ओवरऑल अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं यूरिया इज अ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर. ओवरऑल नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का है तो मतलब हमने इसमें नाइट्रोजन कंटेंट भी बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जा रहा होगा. इट हैज 46.6% नाइट्रोजन कंटेंट. मतलब कि यूरिया के अंदर 46.6% नाइट्रोजन ही पाई जा रही होती है, इसलिए इसे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कहा जाता है. अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिया. यूरिया की चंद प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, खुसूसियात जानने की कोशिश करते हैं. यूरिया की कौन कौन सी खुसूसियात हैं. खुसूसियात देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं. यहाँ पे हम दोनों प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं. इट इज वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब जो यूरिया होती है ना वो सफेद कलर के ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है. इनका अगर हम फिजिकली देखें ना तो ये वाइट कलर के क्रिस्टल्स होती हैं, यूरिया के दाने होते हैं. तो उसको हम कह सकते हैं यूरिया. अगर फिजिकल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो यूरिया इज अ वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड. इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. अब यूरिया जो है बहुत ही ज्यादा आसानी से पानी में डिसोल्व हो जाती है. तो यहाँ पे हमने यूरिया के बारे में बहुत सारी बातें समझ ली. सबसे पहले हमने कह दिया कि यूरिया जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. मतलब व्हाइट कलर के ऑर्गेनिक कंपाउंड क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जा रहे होते हैं. और केमिकल प्रॉपर्टी में बात कर ली, इट इज वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर. पानी में बहुत आसानी से हल हो जाते, सॉल्युबल होते हैं. अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स ऑफ द यूरिया. मतलब कि हमने यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, यूरिया बनाना है, तो यूरिया के रॉ मटेरियल्स कौन कौन से है, वो कौन कौन से कंपोनेंट है जो मिल के यूरिया प्रिपेयर करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया NH3. NH3 हमारे पास एक्ट कर रहा होता है एज अ रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया. और दूसरा कंपोनेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए हमें पता है ये दोनों कंपोनेंट बहुत आसानी से अवेलेबल है मार्केट में. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत आसानी से मिल जाती है, अमोनिया गैस बहुत आसानी से अवेलेबल होती है. तो ये दो ही रॉ मटेरियल है हमारे पास फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया. नेक्स्ट बात करते हैं हम टुवर्ड द प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया. यहाँ पे बात करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ द यूरिया ऑन कमर्शियल स्केल इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स. मतलब हम स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं ना टुवर्ड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया. यूरिया को बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया ब्राइन. मतलब कि यहाँ पे हमने अमोनिया का सोल्यूशन बनाना है. तो अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय द हैबर प्रोसेस. हैबर प्रोसेस क्या होता है. ये हैबर प्रोसेस को हम बहुत सारी जगहों पे डील कर चुके हैं. जैसे बायोलॉजी में केमिस्ट्री क्लास 9th में हमने बहुत अच्छे से समझा होगा. वहां पे भी हैबर प्रोसेस की बात हो रही होती है. जब हम एनवायरमेंटल स्टेप्स को पढ़ रहे थे वहां पे हैबर प्रोसेस की बात भी की थी. लेकिन यहाँ पे बात करते हैं हैबर प्रोसेस क्या होता है. 1 वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन आर पास्ड ओवर आयरन कैटलिस्ट एट फॉर 50 डिग्री सेल्सियस एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब कि ये हैबर प्रोसेस है हमारे पास. हैबर प्रोसेस का मतलब होता है आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ द अमोनिया. NH3 को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करने हैं. अब इसमें क्या होता है कि एक मोल जो एक वॉल्यूम कह लें हम, हमारे पास है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, और 3 मोल जो हमारे पास है 3 वॉल्यूम जो है वो हाइड्रोजन है. और जब इनको गुजारा जाता है ओवर द आयरन कैटलिस्ट, मतलब आयरन कैटलिस्ट की मौजूदगी में 450 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया NH3. जैसे केमिकल इक्वेशन
में हम इस चीज को एनालाइज करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है नाइट्रोजन गैस 1 मोल और यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन गैस 3 मोल। मतलब ये जब दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो कंडीशंस है वो 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट। सो उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो NH3 अमोनिया बन जाता है। तो इस तरह इस पूरे प्रोसेस को हैबर प्रोसेस कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस के रिजल्ट में हमने क्या बना लिया, अमोनिया। इसे अमोनिया ब्राइन भी कह देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिकल सोल्यूशन। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब जो हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इस्तेमाल की थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैबर प्रोसेस, सो वो कहां से आ रही है? नाइट्रोजन इज टेकन फ्रॉम द एयर, नाइट्रोजन जो है वो हवा से ले ली जाती है। हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग द मीथेन एंड स्टीम ओवर हीटेड निकल कैटलिस्ट। मतलब कि जब हम या तो हम मीथेन को या फिर स्टीम को जब गुजार रहे होते हैं निकल कैटलिस्ट से हरारत की मौजूदगी में, तो उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन भी हासिल हो जाती है। देखें ये जो दोनों कंपोनेंट है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल है क्योंकि नाइट्रोजन भी इन्वायरमेंट में पाई जा रही है और हाइड्रोजन भी इन्वायरमेंट में पाई जा रही है। ये मीथेन है, ये नेचुरली पाई जा रही है, हाइड्रोकार्बन है। और उसके अलावा हमारे पास जो स्टीम है वो वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर की स्टीम होती है, तो वो वाटर से भी हम लोग हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं या फिर मीथेन से भी हम अलग कर सकते हैं बाय पासिंग इट ओवर निकल कैटलिस्ट। मतलब कि हीटेड फॉर्म में जब निकल कैटलिस्ट अवेलेबल हो उसके ऊपर से या तो हम मीथेन को गुजारें या फिर स्टीम को गुजारें, तो उसमें से हम हाइड्रोजन गैस को अलग कर सकते हैं। तो वो हाइड्रोजन और वो नाइट्रोजन कंपोनेंट मिलके हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं एट 450 डिग्री सेल्सियस एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट। जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है वो होता है अमोनिया NH3। तो उस अमोनिया को हमने ऐसे हासिल कर लिया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कमर्शियली अवेलेबल है और बहुत आसानी से मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लिक्विड अमोनिया अंडर द हाई प्रेशर टू फॉर्म अमोनियम कार्बोनेट। मतलब कि हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया। इनिशियली हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिएक्ट करवा दिया अमोनिया, हाइबर प्रोसेस में अमोनिया हमने प्रिपेयर की थी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसके बाद हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो अमोनियम कार्बोनेट बनता है। जैसे कि केमिकल इक्वेशन में हम समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है NH3 अमोनिया और दूसरी तरफ हमारे पास है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एट हाई प्रेशर, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रेशर की मौजूदगी में, तो ये मिल के एक कंपोनेंट बना देते हैं जिसे अमोनिया कार्बोनेट कहते हैं और उसका केमिकल फार्मूला है NH2COONH4। तो ये हमारे पास आ गया अमोनियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्या करते हैं, ये फर्दर यूटिलाइज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अब ये नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट लेवल है। अब हमने अमोनियम कार्बोनेट से यूरिया कैसे प्रिपेयर करनी है। व्हेन अमोनियम कार्बोनेट इज एवेपोरेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टीम, मतलब जब स्टीम की मौजूदगी में अमोनियम कार्बोनेट को एवेपोरेट किया जाएगा, इट डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म यूरिया। मतलब अमोनियम कार्बोनेट डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे और यूरिया हासिल हो जाएगी। जैसे केमिकल इक्वेशन में देख लेते हैं, हमारे पास है अमोनियम कार्बोनेट NH2COONH4। तो यहाँ पे जब इससे हीट प्रोवाइड की जा रही है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम, सो यूरिया और वाटर मॉलिक्यूल एज प्रोडक्ट हासिल हो रहे होते हैं। अब यूरिया का फार्मूला क्या है, NH2COONH2। ये हमारे पास यूरिया आ गई और उसके अलावा हमारे पास H2O पानी के मॉलिक्यूल उसमें से अलग हो गए। सो ये हमारे पास यूरिया प्रिपेयर कर ली गई है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाता है, यूरिया तो हमें हासिल हो गई, लेकिन अब हमने उस यूरिया को ग्रैनुलर फॉर्म में, पेरिलिन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक ग्रैन्यूल, सिंपली कह ले क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम उसे ऐड कर लेंगे पेरिलिन टावर में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड यूरिया इज इवेपोरेटेड टू फॉर्म द ग्रैन्यूल्स। लिक्विड जो यूरिया होती है उसे इवेपोरेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है और उसके ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं। इट आल्सो नोन एज ए पेरिलिंग और ग्रैनुलेशन ऑफ द यूरिया। जैसे पेरिलिंग का प्रोसेस भी कह रहे होते हैं या ग्रैनुलेशन का प्रोसेस, मतलब ग्रैन्यूल्स भी जर्रों को कहा जाता है, तो उस ओवरऑल प्रोसेस को हम ग्रैनुलेशन कह देते हैं। अब इसको ओवरऑल अगर हम प्रोसीजर को समझने की कोशिश करें तो क्या होता है प्रोसीजर में, when the liquid urea is sprayed from the top of the tower under the pressure। मतलब एक पूरा टावर है ग्रैनुलेशन के लिए। जब लिक्विड यूरिया को स्प्रे किया जा रहा होता है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर की बिल्कुल ऊंचाई से, अंडर लो प्रेशर, बहुत ही ज्यादा कम प्रेशर पे, while the hot current of the air introduced from the base, मतलब नीचे वाला एरिया होता है उस टावर का, वहां से बहुत ही ज्यादा हॉट एयर को फ्लो किया जा रहा होता है।
इट evaporate टू फॉर्म ग्रेन्यूल्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड की जा रही होती है, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा होता है, लेकिन प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो लिक्विड यूरिया होती है वो डिहाइड्रेटेड होना शुरू हो जाती है। तो लिक्विड evaporate होना शुरू हो जाता है और उसके रिजल्ट में हमारे पास ग्रेन्यूल्स आना शुरू हो जाती हैं, क्रिस्टल फॉर्म में यूरिया कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। सो दिस इज स्टोर टू बी मार्केटेड, मतलब जो वो ग्रेन्यूल्स हासिल हो गए हैं एज अ फाइनल प्रोडक्ट, हमने क्या करना है उसे स्टोर कर लेना है इन द फॉर्म ऑफ पैकिंग, और उसे बाद में मार्केट में सप्लाई करने के लिए तैयार कर लिया जाता है। तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस था फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, फॉर द प्रमोशन ऑफ यूरिया टुवर्ड द मार्केट। तो ये बहुत ही इकोनॉमिकली स्टेबल प्रोसीजर था। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम एक कंसेप्चुअल डायग्राम की फॉर्म में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास है फ्लोशीट डायग्राम। फ्लोशीट डायग्राम में हम देखते हैं हमारे पास दो प्रोडक्ट थे जो एक्ट कर रहे थे एज अ रॉ मटेरियल, फर्स्ट अमोनिया गैस और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब अमोनिया NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या एक रिएक्शन चैम्बर में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, जहां पे वो अमोनियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बना लेते हैं। वो अमोनियम कार्बोनेट सोल्यूशन फर्दर एवेपोरेशन टावर में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। एवेपोरेशन में स्टीम की मौजूदगी में हो रही होती है, उसमें क्या होता है कि वो अमोनियम कार्बोनेट को डिहाइड्रेट करना शुरू कर देता है और वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं। अब वो यूरिया जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जा रही होती है। अब हमने क्या करना है, उस लिक्विड यूरिया को ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, जरों की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और हम उसे क्या करते हैं ग्रेनुलेशन टावर में इंट्रोड्यूस करते हैं, या पिरुलिन टावर में या ग्रेनुलेटर में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये एक ही चीज है, तीनों नाम एक ही चीज के हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ग्रेनुलेटर कह देते हैं, बहुत ही सिंपल। ग्रेनुलेटिंग टावर में क्या होता है, वो फिर डिहाइड्रेटेड होती है, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाते हैं, और जो वो लिक्विड यूरिया है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में, वो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, और टावर के बॉटम में वो कलेक्ट होना शुरू हो जाती है, और वहां से वो सेपरेट आउट कर ली जाती है, निकाल ली जाती है। उसके बाद उसे स्टोरेज की तरफ मूव करवाते हैं, पैकिंग के बाद उसे मार्केट में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। नेक्स्ट बात करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया में इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया। यूरिया की अहमियत क्या है। देखिए, हमने जो इतनी मेहनत से यूरिया प्रिपेयर किया, और स्टार्ट में हमने कहा था यूरिया इज अ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया, यूरिया की अहमियत क्यों है, व्हाई यूरिया इज सो मच सिग्निफिकेंट। इट इज यूज एज द वर्ल्ड वाइड फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब कि पूरी दुनिया में यूरिया जो है ये एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर के तौर पे। अबाउट 90% ऑफ द यूरिया इज यूज एज फर्टिलाइजर, मतलब कि जितना भी यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है पर एनम, उसमें 90% जो यूरिया होता है वो फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। इट इज हार्मफुल एंड यूजफुल फॉर द ऑल टाइप ऑफ द क्रॉप्स एंड सॉइल, मतलब ये हर तरह की जमीन के लिए हार्मफुल भी है और यूजफुल भी है। अब वो क्या बात होगी, एक ही वक्त में ये हार्मफुल भी है और यूजफुल भी है। यूजफुल इसलिए है क्योंकि ये नाइट्रोजन कंपोनेंट जो होता है जमीन का, सॉइल का, फॉर द फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए ये ऐड कर लिया जाता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल शुदा है। और हार्मफुल इसके लिए है कि अगर इसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर दी जाए, एक जमीन है उसे बहुत थोड़ी सी मैन्यूर सी क्वांटिटी चाहिए यूरिया की, अगर उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर दी जाए यूरिया की, तो वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल बन जाता है। वो जो फसलें होती हैं, जो क्रॉप्स होती हैं, जो सॉइल होती है, उसे स्पॉइल कर देता है, उसे खराब कर देता है। इसलिए ये हार्मफुल भी है और यूजफुल भी है। यूजफुल इसलिए कि ये जमीन की फर्टिलिटी इंक्रीज कर देता है, हार्मफुल इसलिए क्योंकि अगर ये एक्सेस अमाउंट में जमीन में ऐड कर दिया जाए, क्रॉप्स को प्रोवाइड कर दिया जाए, तो ये उनको तबाह कर देगा। सो यही वजह है कि इसे एक ही वक्त में हमने हार्मफुल और यूजफुल कहा गया। इट आल्सो यूज एज एनिमल फीड एडेक्टिव, मतलब कि ये एनिमल्स को फीड के तौर पे भी किया जा रहा होता है। मतलब जो हमारे पास गायें भैंसें होती हैं, उनके मिल्क की प्रोडक्शन को इनहांस करने के लिए या उनकी मिल्क की क्वांटिटी को तेज करने के लिए भी यूरिया को प्रोवाइड किया जा रहा होता है एज अ फीड। सो इट इज नॉन टॉक्सिक एंड नॉन एक्सप्लोसिव, सो इट कैन बी स्टोर्ड इजीली और सेफली। मतलब हम कह सकते हैं कि जो यूरिया है ये ना तो टॉक्सिक है और ना ही ज्यादा एक्सप्लोसिव है, मतलब इसमें से हीट भी रिलीज नहीं हो रही होती और ये जहरीला भी नहीं होता। सो इसलिए हम कह सकते हैं इसे बहुत आसानी से स्टोर किया जा सकता है और बहुत महफूज अंदाज में इसे स्टोर कर सकते हैं। बट इट इज वेरी soluble in water as a hygroscopic in nature, so storing required better packing. सो हम कह सकते हैं कि ये जो यूरिया है इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त नेचर है, ये बहुत ही ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब ये पानी में बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, बहुत ही आसानी से सोल्यूबल है पानी में। सो इसलिए जो इसकी पैकिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, इसकी स्टोरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ऐसे जगह पे इसे स्टोर किया जाता है जहाँ पे पानी की मौजूदगी ना हो, पानी आसानी से अवेलेबल ना हो सके। एटलीस्ट इन्वायरमेंटल जो वाटर वेपर होते हैं उनकी भी कंडीशंस को एनालाइज किया जाता है फॉर द स्टोरिंग पर्पज ऑफ द यूरिया।
इट इज यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए हमने स्टार्ट में बात की थी कि यूरिया को अदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग एक्सप्लोजिव। देखिए हमने कहा है यूरिया नॉन एक्सप्लोजिव नेचर जरूर रखता है, लेकिन हमने ये भी बात किया कि यूरिया को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो यही वजह है हम कह सकते हैं कि यूरिया इज आल्सो यूज्ड टू मेक एक्सप्लोजिव्स। यूरिया एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड टू मेक ऑटोमोबाइल सिस्टम और टू रिड्यूस द पोल्यूटेंट्स इन एग्जॉस्टिंग गैसेज। मतलब कि हम कह सकते हैं हम ऑटोमोबाइल्स के जो एग्जॉस्टिंग सिस्टम्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए भी यूरिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि इट रिड्यूस द पोल्यूटेंट्स को कम कर लेता है, उनकी वैल्यूज को बहुत ही ज्यादा कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है टू एग्जॉस्टिंग द गैसेज। मतलब कि हम कह सकते हैं जब हम हाइड्रोकार्बन को यूज कर रहे होते हैं एज अ फ्यूल पर्पस, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर लें तो उनमें सल्फर कंपोनेंट पाया जा रहा होता है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्म में एनवायरमेंट में एग्जॉस्ट होता है और उसके बाद वो सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में एसिड रेन के साथ मिक्स होकर दोबारा जमीन पे आ जाता है और बहुत सारे नुकसान पहुंचा रहा होता है। लेकिन जो यूरिया है इसे ऑटोमोबाइल सिस्टम में भी काफी सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, जो क्या कर रहा होता है पोल्यूटेंट्स की रेशियो को रिड्यूस करता है, उनके साथ इंटरेक्ट करने के बाद किसी और बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कि नाइट्रोजनियस कंपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो एग्जॉस्टिंग गैसेस को भी कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए यूरिया बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल और बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। लेकिन इसमें अब भी हम ओवरऑल बात कर सकते हैं अबाउट द 90% ऑफ द यूरिया प्रोडक्शन इन पर एनम इज यूज्ड एज द फर्टिलाइजर्स के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। द मेजर फर्टिलाइजर कंपनीज इन पाकिस्तान। अब बात करते हैं उन तमाम कंपनीज की जो पाकिस्तान में पाई जा रही हैं, जो यूरिया मैन्युफैक्चर कर रही होती हैं। सबसे पहले और सबसे टॉप पे हमारे पास है एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट है, बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट है पाकिस्तान में, और ये बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में यूरिया प्रिपेयर कर रहा होता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हमारे पास है फौजी फर्टिलाइजर। फौजी फर्टिलाइजर भी बहुत अच्छी कंपनी है, यूरिया मैन्युफैक्चर कर रही है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है बिन कासिम, ये भी एक बहुत अच्छी फर्टिलाइजर कंपनी है। और नेक्स्ट हमारे पास है दाऊद हरकुलस, तो ये भी हमारे पास बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं इन पाकिस्तान फॉर द फर्टिलाइजर पर्पस टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपके लिए मददगार साबित हो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, और अगर आप इस तमाम कोर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mksmathsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे विजिट करें। यहाँ पे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम डाटा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा, फ्रॉम द मैट्रिक टू मास्टर लेवल। Thanks to watch. If you have any query, you can find me in comment box, or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.